हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एंड आज के घटना चक्र साइंस सेशन में हम फिर से डिस्कस करेंगे साइंस के 10 क्वेश्चंस। प्लीज़ मुझे वीडियो के एंड में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट एनर्जी। सो यहाँ पे हमारे ऑप्शन हैं, ए ब्लू लाइट, बी ग्रीन लाइट, सी रेड लाइट या ऑप्शन नंबर डी येलो लाइट। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ब्लू लाइट। ब्लू लाइट की जो एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा हाई होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ क्या क्या होता है, आपस में इन्वर्स रिलेशन है। और हम ये कलर्स को किस ऑर्डर में अरेंज करते हैं, विबग्योर के ऑर्डर में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, जहाँ पर क्या आता है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सो जो वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू हैं, इनकी जो वेवलेंथ्स होती हैं वो क्या होती है, इनकी वेवलेंथ जो होती है हमारी वो सबसे ज़्यादा कम होती है। तो वेवलेंथ कम होने के कारण क्या है, इनकी जो एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। सो इसीलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ब्लू लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सन इज विजिबल टू अस फ्यू मिनट्स बिफोर द एक्चुअल सनराइज बिकॉज ऑफ। जो सन है, सन हमें जो है सनराइज से बहुत पहले जो है वो दिख जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन ए स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या ऑप्शन नंबर डी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। सो जो हमारी लाइट होती है वो क्या करती है, रिफ्रैक्ट करती है। रिफ्रैक्शन हम क्यों बोलते हैं? रिफ्रैक्शन का मतलब होता है हमारा बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट रेज क्या कर जाती हैं, बेंड कर जाती हैं। अब ऐसा फिनोमेना होता क्यों है? सो यहाँ पे क्या है, ये होराइजन है हमारा और ये जो है ये ए पार्ट पे क्या है, सन की एक्चुअल पोजीशन है बिल्कुल होराइजन के नीचे। लेकिन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन मींस जो लाइट रेज है वो हमारी बेंड हो जाती हैं। सो उन लाइट रेज के बेंड होने के कारण जो हमें सन है वो होराइजन के ऊपर दिखता है, इसीलिए वो हमें सनराइज से पहले जो है वो विजिबल हो जाता है। सो इट इज़ ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 27 डिग्री सेल्सियस, टू व्हाट टेम्परेचर शुड इट बी हीटेड टू मेक इट ऑक्यूपाई इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है। सो ये क्वेश्चन है, तो हम इसको ये लॉ ऑफ गैसेस को लेके क्वेश्चन है। सो पहले ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए 327 डिग्री सेल्सियस, बी सी 600 डिग्री सेल्सियस, सी 54 डिग्री सेल्सियस या ऑप्शन नंबर डी 300 डिग्री सेल्सियस। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला है V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। अब जो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है कि इफ योर गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, लेट्स से हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है, V1। सो इफ अ गैस इज कंप्रेस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, हमने क्या किया, उसको ओरिजिनल वॉल्यूम के हाफ में कंप्रेस कर दिए। सो लेट्स से वॉल्यूम कितना है हमारा, V है, तो V1 कितना हो गया, V/2, क्योंकि हाफ कर दिया हमने। ठीक है। और V2 की वॉल्यूम जो है वो गिवन है कि V2 क्या है हमारा, V ही है। जो टेम्परेचर है वो हमें क्या कितना दिया हुआ है, T1 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। अब इसको हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, 27 प्लस 273, तो कितना आ जाएगा वो, इंटू इज इक्वल टू 300 K। इस सारी वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देंगे एंड देन हमारे पास टेम्परेचर जो है वो आ जाएगा। सो हमने यहाँ पे T2 कैलकुलेट करना है, तो T2 कितना हो गया, T2 इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा T1 इंटू V2 ओवर V1। ठीक है। सो हमारे पास T1 कितना है, 300, V2 कितना है, V के बराबर, और V1 हमारे पास कितना है, V/2। सो V इंटू 2। सो इसको अगर हम कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो कितना, वो हमारे पास जो टेम्परेचर आएगा वो कितना आएगा, 600 केल्विन। तो हम अगर इसमें से T2 कैलकुलेट करेंगे तो T2 हमारे पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या पूछे, टू व्हाट टेम्परेचर शुड इट बी हीटेड टू मेक इट ऑक्यूपाई इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम में आ जाए तो कितना टेम्परेचर चाहिए, तो हम इसको माइनस कर देंगे, 600 माइनस 273, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शंस कितने हैं, सेल्सियस में है। तो अगर इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा 327 डिग्रीज सेल्सियस। ठीक है। सो 327 डिग्री सेल्सियस, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर। जब हम वाटर को डीकम्पोज करते हैं, मीन्स वाटर को जब हम क्या करते हैं, उसको दो पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो वो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कौन सी एनर्जी होती है, ऑप्शन ए लाइट, बी हीट, सी साउंड या डी एसिड। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी हीट। जो एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है, हीट होती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस मीन्स वो केमिकल रिएक्शन है जिसमें जो
आयंस हैं, ठीक है, सॉल्ट के आयंस हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे और वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हैं वो म्यूचुअली कंबाइन करेंगे और क्या बना देते हैं, फिर एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन जो है वो बना देते हैं। और इस प्रोसेस में क्या है, बहुत ज़्यादा जो एनर्जी है वो किसकी फॉर्म में होती है, हीट की फॉर्म में होती है। सो डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर के दौरान जो भी एनर्जी हमारी रिलीज होती है वो कौन सी फॉर्म में होती है, हीट की फॉर्म में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज नॉट यूजफुल फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड इम्प्योरिटीज़। सॉलिड इम्प्योरिटीज़ की प्योरिफिकेशन के लिए इनमें से कौन सी प्रोसेस जो है वो यूजफुल नहीं है? ऑप्शन ए डिस्टिलेशन, बी सब्लिमेशन, सी क्रिस्टलाइजेशन या डी ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या है? डिस्टिलेशन हम प्योरिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन डिस्टिलेशन से हम जो एक्शन जो हम उसमें यूज़ करते हैं वो हीटिंग और कूलिंग वाला होता है। सो डिस्टिलेशन को हम जनरली लिक्विड इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं, जैसे कि सब्लिमेशन के दौरान। सब्लिमेशन और क्रिस्टलाइजेशन जो है वो हम जो है वो सॉलिड इम्प्योरिटीज़ को सॉलिड इम्प्योरिटीज़ को इकट्ठा करने के लिए जो है या उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उनको निकालने के लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा डिस्टिलेशन है वो हम लिक्विड इम्प्योरिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। सो इस तरीके से डिस्टिलेशन का ये जो है वो अपरेटस होता है एंड यहाँ पर जो है फिर डिस्टिलेशन की प्रोसेस कैरी आउट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसिड इज कंसीडर्ड एज अ बेसिक केमिकल इन इंडस्ट्री, ठीक है। कौन सा एसिड जो है वो बेसिक केमिकल कंसीडर किया जाता है किसी भी इंडस्ट्री में? सो ऑप्शंस है ए H2CO3, बी HNO3, सी H2SO4 या डी HCl। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी H2SO4, जिसको हम क्या बोल देते हैं, हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड सबसे ज़्यादा बेसिक जो है केमिकल है जो किसी भी इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो सबसे ज़्यादा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। इसे हम मेटल्स को रिफाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन स्टील को जब हम क्या करते हैं, स्टील कोरोजन जब होता है तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ऑयल रिफाइनिंग के लिए, फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चर करने के लिए। सो इन सारे पर्पसेस के लिए जो है वो H2SO4 हमारा सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो यूज़ होता है। एंड सल्फ्यूरिक एसिड को ही हम क्या बोलते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं। एंड साथ में सल्फ्यूरिक एसिड का एक और नाम आता है, दैट इज़ ऑयल ऑफ विट्रियोल, ठीक है। सो ये सारे के सारे नाम सल्फ्यूरिक एसिड के हैं और सल्फ्यूरिक एसिड को ही हमारा क्या है, एक बेसिक केमिकल इंडस्ट्री में जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडी रिजल्ट्स फ्रॉम। जो वाटर बॉडी की यूट्रोफिकेशन होती है वो किससे होती है? ऑप्शन ए सबमराइजिंग आइडल्स इन वाटर बॉडी, बी डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन, सी एनहांस्ड ग्रोथ ऑफ एल्गी और एल्गल ब्लूम्स या ऑप्शन नंबर डी हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्थोफॉस्फेट्स। सो यूट्रोफिकेशन जो होती है, यूट्रोफिकेशन क्या है कि ऊपर में पानी वाटर बॉडी के ऊपर बहुत सारी क्या होती है, एक जो है एल्गल ग्रोथ हो जाती है, ठीक है, इस तरीके से। अब ये क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्थोफॉस्फेट्स, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा जितने भी ये जो नाइट्रोजन्स हैं, फॉस्फोरस, ये न्यूट्रिएंट्स क्या करेंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स को की पॉपुलेशन में क्या है इंक्रीज करना शुरू कर देंगे और फिर क्या है फाइटोप्लैंक्टन्स जो ग्रोथ है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, इसे सेग्रीगेट होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और साथ में फिर ये क्या करेगा, पूरा का पूरा जो ऊपर हमारा एल्गल ब्लूम है, ठीक है, वो आ जाएगा। सो इस तरीके से जो है हमारा यूट्रोफिकेशन जो है वो किसी हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस न्यूट्रिएंट्स और ऑर्थोफॉस्फेट्स के कारण जो है वो किसी भी वाटर बॉडी में जो है वो देखने को मिलता है। एंड ये क्या करता है, ऊपर से ऑक्सीजन एंड सनलाइट ब्लॉक कर देगा, जिससे नीचे जो भी लाइफ एक्वेटिक लाइफ होती है उसे काफ़ी ज़्यादा हार्म जो है वो पहुँचता है। नेक्स्ट का हमारा क्वेश्चन है, लेटेस्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन इज। मॉडर्न ह्यूमन के लेटेस्ट एंसेस्टर्स कौन है? ऑप्शन ए जावा मैन, बी क्रो-मैग्नन मैन, सी निएंडरथल मैन या ऑप्शन नंबर डी पेकिंग मैन। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी क्रो-मैग्नन मैन। क्रो-मैग्नन मैन को जो है वो लेटेस्ट एंसेस्टर माना गया है ऑफ मॉडर्न ह्यूमन, ठीक है। इनको हम क्या है अर्ली मॉडर्न ह्यूमंस भी जो है वो इनको बोलते हैं, ठीक है। वैसे जो अर्लीस्ट जो रिमेन्स है क्रो-मैग्नन के, ठीक है, जैसे कि रेडियो कार्बन डेटेड है, वो 43,000 ईयर्स पहले के जो है वो हमें मिले हैं। क्रो-मैग्नन जो थे वो बहुत ज़्यादा क्या थे, पावरफुल थे एंड बहुत ज़्यादा रोबस्टली जो थे वो बिल्ड थे। उनकी बॉडी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा हैवी थी, सॉलिड थी एंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मस्कुलेचर था, जैसे आप इस पिक्चर में जो है वो देख सकते हो। साथ में क्या था, उनकी जो ब्रेन कैपेसिटी थी वो किसके बराबर थी, वो करीब 1600 जो है वो क्यूबिक मीटर्स जो थी वो इनकी क्यूबिक सेंटीमीटर्स उनकी जो थी वो ब्रेन कैपेसिटी थी, जो काफ़ी ज़्यादा थी फ्रॉम एन एवरेज मॉडर्न ह्यूमन। रीसेंट सर्च ने ये भी सजेस्ट किया है कि फिजिकल डायमेंशंस जो थे क्रो-मैग्नन
क्रोमैग्नन्स के, ठीक है, दे आर नॉट सफिशिएंटली डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न ह्यूमंस, ठीक है, टू वारंट अ सेपरेट डेजिग्नेशन, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट नहीं थे, वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न ह्यूमन से सिमिलर दिखते थे, बट हाँ दे वर वेरी मस्कुलर एंड उनकी ब्रेन कैपेसिटी जो थी वो एवरेज मॉडर्न ह्यूमन जो है आज उससे बहुत ज़्यादा थी, दैट इज़ 1600 जो क्यूबिक सेंटीमीटर्स। सो लेटेस्ट एंसेस्टर जो है मॉडर्न ह्यूमन के देवर क्रोमैग्नन मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइजन ग्लैंड ऑफ स्नेक इज होमोलोगस टू, जो स्नेक्स के पॉइजन ग्लैंड होते हैं जहाँ से वो अपना पॉइजन जो है वो निकालते हैं, ठीक है, वो किससे होमोलोगस है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक ऑर्गन ऑफ फिश, बी स्टिंग्स ऑफ रेज, सी सीबेशियस ग्लैंड्स ऑफ मैमल्स, या ऑप्शन नंबर डी सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, ठीक है। जो स्नेक के पॉइजन ग्लैंड्स है वो काफ़ी हद तक जो है वो जो जितने भी हमारे वर्टिब्रेट्स हैं उनके सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनसे क्या है मिलते हैं। जो हमारे वर्टिब्रेट्स उनके पास क्या होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स का काम क्या होता है कि ये क्या करते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो स्नेक्स के पास जो है यहाँ पे ये जो है वेनम ग्लैंड है, ठीक है। और अगर हम वर्टिब्रेट्स का स्ट्रक्चर देखें, उनका अगर हेड वाला रीजन अगर हम चेक करें तो वहाँ पर भी क्या होता है? माउथ वाले रीजन में ही ऊपर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। सो स्नेक्स में भी ऐसे ही होता है, यहाँ पर क्या उनका वेनम ग्लैंड होता है, यहीं से उनका जो है वो वेनम जो है वो बनता है एंड देन वो जो है इसको क्या करते हैं? स्पिट आउट करते हैं। जो स्नेक वेनम होता है वो एक्चुअली एक रिफाइंड फॉर्म ही होती है उसके सलाइवा की, ठीक है, बट उसका सलाइवा क्या होता है? वेनमस होता है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन है आज का, रेडनेस ऑफ एप्पल इज ड्यू टू, एप्पल जो होता है वो रेड होता है, वो किसकी वजह से रेड होता है? ऑप्शन नंबर ए एंथोसाइनिन, बी लाइकोपीन, सी कैरोटीन, या डी ज़ैंथोफिल। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन क्या है? एक पिगमेंट है जो क्या करता है? एप्पल को रेड कलर जो है वो प्रोवाइड करता है। लाइकोपीन जो है, लाइकोपीन, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, ये भी क्या है? बाकी पिगमेंट्स हैं, ठीक है, जो डिफरेंट हमारे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कैरोटीन कैरेट में हमें यूजुअली मिल जाता है, लाइकोपीन टमाटो में मिल जाता है। सो ये डिफरेंट पिगमेंट्स हैं। सो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।